नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असम की, जहां हाल ही में मतलब पिछले कुछ हफ्तों में बड़े पैमाने पर लोगों को उनके घरों से हटाया गया है। जी ये खबरें गोलपाड़ा और धुबरी जिलों से खास तौर पर आई हैं, जहां हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझें कि आखिर ये सब हुआ क्या, जमीन पर क्या हालात है, लोगों का क्या कहना है, सरकार का पक्ष क्या है, और हाँ, इसे किस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जमीन खाली कराने जैसा मामला नहीं लग रहा है, इसके कई और पहलू भी शायद जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जून-जुलाई 2025 में असम के गोलपाड़ा और धुबरी जिलों में आखिर हुआ क्या था? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, गोलपाड़ा के हसीला बील गांव की बात करें तो वहां प्रशासन सुबह सुबह पहुंचा, भारी सुरक्षा बल के साथ, और फिर बुलडोजर चलने लगे। सुबह सुबह? हाँ बिल्कुल। और निशाना बने ज्यादातर घर बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों के थे, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है। और कारण? प्रशासन ने क्या वजह बताई इस कार्रवाई की? प्रशासन का दावा था कि ये जो करीब 600 परिवार थे वो सरकारी आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड एरिया, उस पर अवैध कब्जा करके बैठे थे। नोटिस देने की बात तो कही गई, लेकिन कई परिवारों का ये भी कहना है, बल्कि आरोप है, कि उन्हें अपना सामान समेटने के लिए, घर खाली करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। सिर्फ 2 दिन? ये तो मतलब बहुत ही कम समय है। अचानक से। हाँ बिल्कुल, 2 दिन में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, खासकर जब आपका पूरा घर परिवार हो। सही बात है। और धुबरी में वहां क्या स्थिति थी? क्या वहां भी यही कारण था? धुबरी में मामला और भी बड़ा था, देखा जाए तो। वहां असम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी APDCL, उनका एक नया थर्मल पावर प्लांट लगना है। अच्छा, पावर प्लांट के लिए? जी। और उसके लिए करीब 3,500 बीघा जमीन चाहिए थी। तो इस जमीन को खाली कराने के लिए 2,000 से ज्यादा परिवारों को हटाया गया। 2,000 परिवार? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। और जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती है तो विरोध भी होता है। तो वहां विरोध प्रदर्शन भी हुए और फिर पुलिस एक्शन की भी खबरें आईं। ये दिखाता है कि कैसे मतलब विकास परियोजनाएं और स्थानीय आबादी, इनके बीच कभी-कभी टकराव की स्थिति बन जाती है। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर, सबसे ज्यादा असर तो वहीं रहने वाले लोगों पर पड़ा होगा। जमीनी हकीकत क्या है? लोगों की आवाजें क्या कह रही हैं? लोगों के लिए तो ये एक तरह से तबाही जैसा था। एक प्रभावित निवासी हैं सुलेमान अली। उनका परिवार तो वहां 70 साल से ज्यादा समय से रह रहा था। उनकी बात सुनकर ये अंदाजा लगता है कि क्या बीती होगी। ओह, 70 साल से? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा, नोटिस मिला और 2 दिन में ही घर तोड़ दिया। सोचिए जरा, बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, वे सब डरे हुए हैं। हमारे पक्के घर थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके घर कच्चे नहीं, पक्के थे। और फिर वो कहते हैं, पुलिस यहाँ तिरपाल तक नहीं लगाने दे रही। कोई तो इंतजाम होना चाहिए था हमारे रहने का, हम तो बिल्कुल भूमिहीन हो गए हैं। ये शब्द असल में उस मानवीय त्रासदी को सामने लाते हैं जो ऐसी विस्थापन से पैदा होती है। सुनकर ही बहुत दुखद लग रहा है। क्या किसी ने इन लोगों के लिए आवाज उठाई? कोई संगठन, कोई समूह? हाँ बिल्कुल, जैसे ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी AMSU, ऐसे संगठनों ने सरकार की आलोचना की है। उनका मुख्य आरोप यही है कि सरकार ने पुनर्वास या कोई वैकल्पिक रहने की व्यवस्था नहीं की है। और वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी हवाला दे रहे हैं ना? जी बिल्कुल। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे हैं, जिनमें ये साफ कहा गया है कि बेदखली से पहले लोगों का उचित पुनर्स्थापन जरूरी है। आप ऐसे ही किसी को सड़क पर नहीं छोड़ सकते। सही है। तो फिर सरकार का इस पर क्या कहना है? उनका पक्ष क्या है इस पूरी कार्रवाई पर? सरकार का तर्क तो देखिए सीधा है। उनका कहना है कि ये जमीन सरकारी है, खासकर जो वेटलैंड एरिया है, और उसे अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराना जरूरी है। पर्यावरण का भी हवाला दिया जाता है। उनका ये भी कहना है कि नोटिस पहले दिए गए थे और कुछ लोगों ने तो खुद ही स्वेच्छा से जगह खाली भी कर दी थी। लेकिन ये जो पुनर्वास वाली बात है, मतलब इतने सारे लोग, हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं, उनके लिए कोई योजना सामने आई है? देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार प्रशासन की तरफ से इन हजारों विस्थापित परिवारों के लिए किसी ठोस व्यापक पुनर्वास योजना की कोई घोषणा नहीं हुई है। अच्छा, मतलब कोई प्लान नहीं है अभी? कम से कम सार्वजनिक रूप से तो कोई घोषणा नहीं हुई है। और इसी से ये सवाल उठता है कि क्या जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो मानवीय दायित्व हैं, उनका पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये कोई अकेली घटना तो नहीं लगती है ना? ऐसा कहा जा रहा है कि ये असम में जो चल रहा है उसी का एक हिस्सा है, एक पैटर्न है।
हाँ, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। पहले भी जैसे नलबाड़ी जिले में करीब 100 घर तोड़े गए थे, वहां भी सरकार ने यही कहा था कि ये संदिग्ध बांग्लादेशियों द्वारा अवैध कब्जा है। तो अक्सर ये देखा गया है और आलोचक भी यही कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों का असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों पर ज्यादा पड़ता है। लेकिन शायद हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं है। डिब्रूगढ़ का भी एक जिक्र आता है, वो मामला क्या था? हाँ, वो एक दिलचस्प और थोड़ा अलग मामला था। डिब्रूगढ़ में वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने खुद आगे बढ़कर बाढ़ राहत के काम में मदद करने के लिए एक मस्जिद को हटाने की सहमति दे दी थी। ओह, उन्होंने खुद सहमति दी? जी, तो वो दिखाता है कि समुदाय और प्रशासन के बीच बातचीत और सहयोग की भी गुंजाइश है, अगर सही तरीके से बात की जाए। लेकिन गोलपाड़ा और धुबरी जैसी जो हालिया घटनाएं हैं, उनकी मानवाधिकार समूहों, छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने बहुत कड़ी आलोचना की है। आलोचना का मुख्य आधार क्या है? क्या कह रहे हैं वो लोग? मुख्य आरोप यही है कि कार्रवाई में मानवीय पहलू का ध्यान नहीं रखा गया, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो उनका कहना है कि ये न सिर्फ कानूनी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि ये बुनियादी मानवाधिकारों का भी हनन है। कुछ आलोचक तो इसे राजनीतिक मंशा से प्रेरित भी बता रहे हैं, जिसका असर खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो कुल मिला के देखें तो असम में ये स्थिति काफी उलझी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है। हजारों लोग बिना घर के हैं और सरकार की नीतियों पर, चाहे वो जमीन को लेकर हो, विकास को लेकर हो या फिर अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये संतुलन कैसे बनेगा। मतलब विकास की जरूरतें भी हैं, परियोजनाएं भी लगनी हैं, लेकिन लोगों के अधिकार भी हैं, उनके घर हैं, उनकी जमीनें हैं। हाँ, तो इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, और खासकर तब जब बिना उचित पुनर्वास के लोगों को उनकी जगहों से हटा दिया जाता है, तो इसके लंबे समय में सामाजिक और मानवीय परिणाम क्या होते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हमें, समाज को और सरकार को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है।